नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और हम शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की डेट है 24 अप्रैल और शुरुआत करते हैं हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से कि कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे द हिंदू का फ्रंट पेज। और इसमें देखिए जो है ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। आपको पता है चुनाव भी चल रहे हैं। तो इसमें देखिए राजस्थान के अंदर जो पीएम मोदी हैं, उनके द्वारा एक स्पीच दी गई थी और जो अपोजिशन है उन्होंने ये कहा था कि ये जो स्पीच है ना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियरली वोलेशन है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर इसकी शिकायत की। इसके बाद में जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये कहा कि हम उस स्पीच को एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद में ही हम उसमें डिसीजन ले पाएंगे। इसके बाद में देखिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई बहुत ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। और उसके बाद में अ, ये सूरत के अंदर जो इलेक्शन को लेकर कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, उसकी न्यूज़ है, जो हमने कल देख लिया था कि सूरत के अंदर जो गुजरात के अंदर एक सूरत लोकसभा क्षेत्र है। उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या हुआ था कि वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने सबसे पहले नामांकन पत्र दाखिल किया था और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। परंतु जब स्क्रूटनी हुई तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनका नामांकन पत्र निरस्त हो गया, उनका नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद में जो वहाँ पर 8 और कैंडिडेट भी थे जो छोटी पार्टियों के या निर्दलीय थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। और उसके बाद में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो अकेला उनका नॉमिनेशन फॉर्म रहा और उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने जानबूझकर अपने फॉर्म में कमी छोड़ी थी, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें अभी हमारे काम की नहीं है। इसके बाद में देखिए ऑस्ट्रेलियन एक जर्नलिस्ट है जो काफ़ी समय से भारत में रह रही थी और भारत में जो न्यूज़ है उनको कवर भी कर रही थी। अब उनका जो वीज़ा है ना वो एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो उन्हें अब भारत छोड़कर वापस अपने ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। ये जो सिख जो खालिस्तान से जुड़े हुए जो न्यूज़ थी या खालिस्तान जो ग्रुप थे, उनके अगेंस्ट में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है या उनसे जुड़े हुए जो मामले थे उनके ऊपर ये रिपोर्टिंग कर रही थी रिपोर्टर, और ये लंबे समय से इंडिया में भी थी। अब इनका वीज़ा एक्सटेंशन डिनाई कर दिया गया है, इनके वीज़ा को डिनाई कर दिया गया है, तो इन्हें अब वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही है। आपको पता है कि पतंजलि का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पतंजलि ने मिसलीडिंग और फॉल्स क्लेम करके और एडवर्टाइजमेंट किए हैं। उनके द्वारा जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मिसलीडिंग और फॉल्स उन्होंने क्लेम किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स को उसका नुकसान हो सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक देखिए एडवाइजरी केंद्र सरकार को जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो एफएमसीजीज है ना, उनके बारे में मिसलीडिंग एड्स है ना, उन पर सरकार कार्रवाई करनी चाहिए, केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए एफएमसीजी गुड्स क्या होते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं। हम जो डेली यूज़ करते हैं ना, जैसे हमारे कोलगेट हो गए या फेस क्रीम हो गई या फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गए या जो भी हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, जैसे और बिस्किट्स हो गए। हम डेली जो अपने यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम डेली अपनी यूज़ में डेली हमारी यूज़ में आती है, डेली लाइफ के यूज़ में आती है, चाहे आप कोलगेट, साबुन, ऑयल, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम और ये खाने पीने की जैसे बिस्किट्स हो गए, बॉर्नविटा, ये सब चीज़ें जो भी है ना, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाती है, यानी एफएमसीजी, जो डेली हमारी यूज आती है। छोटी मोटी चीज़ें होती है, चाहे हमारे सौंदर्य प्रसाधन हो या खाने पीने में जो हमारे डेली चीज़ें यूज़ आती है। तो इनको लेकर भी बहुत सारे फॉल्स क्लेम किए जाते हैं। देखो आपको पता होगा, जैसे बॉर्नविटा का ऐड आता है, उसमें क्या कहता है कि यही है जो दूध की ताकत बढ़ाएगा, इसके बिना दूध की ताकत बढ़ेगी ही नहीं। तो ये भी एक तरह से क्या है कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने केंद्र सरकार से ये कहा है कि जो एफएमसीजीज हैं, जो गुड्स काम में आने वाली हैं, बच्चों के काम में आने वाली चीज़ें हैं, डेली यूज़ में आती है, उनको लेकर भी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। उनको आप बैन करने के या उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए आप जल्दी ही कुछ ना कुछ करें। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस का हम फ्रंट पेज देखेंगे, तो इसमें देखिए ज़्यादातर वही पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये सूरत से रिलेटेड मैटर है जो हमने देख लिया। इसके बाद में प्रधानमंत्री का एक बयान है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, फैक्चुअल एरर है, झूठ है, और ये हमने पढ़ ही लिया था।
ये जर्नलिस्ट थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी, उन्होंने निज्जर के बारे में रिपोर्टिंग की थी और उनको रोका भी गया था इसके बाद में इनका जो वीज़ा है अब वो एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें कहा गया है कि इंजीनियरिंग 3 साल पहले देखिए, 3 साल पहले कई राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया था कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना, जो केवल इंग्लिश में हो रही थी, उसको हम रीजनल लैंग्वेज में भी करेंगे। जैसे यूपी ने कहा था कि हम इसकी पढ़ाई हिंदी में शुरू करेंगे, तमिलनाडु ने कहा था कि इसकी पढ़ाई हम तमिल में शुरू करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में इसकी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है और 3 साल इसको हो चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में यही आया है कि हालांकि अभी इसका क्रेज ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, पर धीरे धीरे इन स्ट्रीम्स में, इन लैंग्वेज में भी स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद में हाई कोर्ट से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है और ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ ही है और ये जो मुख्य खबरें थी ये फ्रंट पेज पर, ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तमिलनाडु और केरल ने ये कहा है, दोनों ही राज्यों ने कहा है कि हम 29 अप्रैल से सर्वे शुरू करेंगे, यानी काउंटिंग शुरू करेंगे किसकी, नीलगिरी तहर की। तो नीलगिरी तहर जो एक जानवर है, एक देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में, बकरी की तरह ये दिखता है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ जहाँ पर ये नीलगिरी पहाड़ियाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर के ऊपर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो पर्वत हैं उनका जंक्शन कहलाते हैं, यानी उनका मिलन बिंदु ये नीलगिरी पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं नीलगिरी पहाड़ों पर, इस नीलगिरी पहाड़ों के ऊपर एक बकरी के आकार के ये जंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम नीलगिरी तहर कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका स्थानीय नाम है वरियाडू। जो नीलगिरी तहर यानी बकरी है, एक तरह से नीलगिरी रीजन में पाई जाती है और इसे वरियाडू कहते हैं। देखिए ये इतना पुराना ये जानवर है कि 2000 साल पहले जो तमिल संगम साहित्य है ना, जहाँ से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, इन साहित्य के अंदर भी इस नीलगिरी तहर का वर्णन किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु का ये राज्य पशु है, तमिलनाडु का राज्य पशु के रूप में इसे अनुमति मान्यता दी हुई है। और जो भारत के वन्यजीव संरक्षण कानून है 1972 का, उसमें अनुसूची 1 के तहत इसे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित हुआ और इसमें ना बहुत सारे शेड्यूल बनाए हुए हैं, अनुसूचियाँ, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और सोन ऐसे बनाए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर शेड्यूल 1 के अंदर कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी जानवर शामिल है ना, तो उसके मारने पर पूरी तरह प्रतिबंध है और उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इस कानून के तहत दी गई है। यानी शेड्यूल 1 के अंदर जो भी जानवर और पौधे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। फिर इससे कम प्रोटेक्शन है शेड्यूल 2 के लिस्टेड जानवरों और पेड़ पौधों को, उससे कम है फिर लिस्ट 3 की। तो ये लिस्ट 1 के अंदर शेड्यूल्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, यानी कि इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट जानवरों में से एक है ये भारत के अंदर। इसका नाम है नीलगिरी तहर। ये ऊंचाई पर ही रहता है जनरली। देखो आप देख भी सकते हैं कि बहुत ऊंचाई पे, और ये इसके क्या पैर बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये पहाड़ों के किनारों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर ये खड़ा रहता है। तो 2600 मीटर ऊंचाई तक भी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये पहले बहुत एरियाज में फैले हुए थे, पर इनका अब लगातार शिकार हो रहा है। जो डेवलपमेंट के लिए परियोजनाएं हैं, जैसे सड़क का निर्माण, रेलवे लाइनों का निर्माण, इसकी वजह से भी इनकी संख्या कम हुई है। और अब ये केवल और केवल तमिलनाडु और केरल 2 ही जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी देखिए कुल संख्या 3122 पाई गई थी। अब जैसे 29 अप्रैल से वापस से इनका सर्वे शुरू होगा, तो उसके बाद में जो डेटा आएंगे ना, उसमें हमें पता चलेगा कि इनकी संख्या एक्चुअल में क्या है। अब देखिए ERC डेवियर एक बहुत बढ़िया इकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में विस्तृत रिसर्च किया था कि ये क्या खाते हैं, इनका जैव विविधता के अंदर क्या योगदान है, इनका जो संख्या है वो क्यों घट रही है, इनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो ERC डेविडर जो हैं उनकी याद के अंदर 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल के अंदर ये पाई जाती है और ये 2600 मीटर ऊंचाई पर भी रह सकती है। इसके अलावा 1972 में जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था, उसकी अनुसूची 1 के अंदर इन्हें संरक्षण प्राप्त है। IUCN में देखिए लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में से
डेजिग्नेट किया गया है, यानी इनकी संख्या बहुत कम है। तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु है और तमिल संगम साहित्य में भी इनका वर्णन मिलता है और इनका स्थायी नाम क्या है, चेरियाटू। ठीक है, तो ये सारी जानकारी नीलगिरी तहर के बारे में हमें होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, इसरो ने अपने जो इमेजिनेशन है, जो सैटेलाइट के माध्यम से जो इमेज लिए हैं ना, उसमें इसरो ने बताया है कि जो ग्लेशियर लेक्स है ना हिमालय रीजन के अंदर, वो लगातार एक्सपेंड हो रही है, यानी लगातार बढ़ रही है। देखिए मान लीजिए जैसे ये हिमालय का रीजन है, यहाँ दो पहाड़ है, अब इनके बीच में क्या है, बर्फ जमी हुई है। ठीक है, बर्फ जमी हुई है बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा है, आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हमारे जो एनवायरनमेंट है, इस जलवायु के अंदर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड या फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको वापस नहीं जाने देता और इस वजह से हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और ये जो बर्फ जमी रहती थी ना पहले यहाँ पे, अब ये क्या हो रही है, देखो ये पिघलती जा रही है और इसका इसका पानी बनता जा रहा है। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी लेक होती थी पहले, मान लीजिए ये यहाँ पर लेक बन गई पिघल पिघल के, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ रहा है तो ये लेक बड़ी होती जा रही है ऐसे ऐसे, और किसी दिन ये लेक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इस पहाड़ को तोड़ के और ये मैदानों की तरफ निकल के आ जाएगी। ऐसे ही बाढ़ आई थी उत्तराखंड के अंदर कि वहाँ पर जो ग्लेशियर लेक्स थी ना, वो बहुत बड़ी हो गई थी। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए पहले तो छोटी छोटी लेक बनती थी, ये छोटी, पर धीरे धीरे देखो इनका आकार देखो आप कितना बड़ा होता जा रहा है और ये कई 100 किलोमीटर लंबी है जो हिमालय रीजन के अंदर पाई जाती है। और जिस दिन ये टूट गई, आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, वो युवा अवस्था के अंदर हैं क्योंकि उनका निर्माण बहुत पुराना नहीं है। तो अगर कभी वहाँ से पहाड़ टूट जाते हैं या दरक जाते हैं तो ये सारा पानी बिल्कुल एक तेज बहाव के साथ में नीचे मैदानी भागों के अंदर आएगा और ये फ्लड लेकर आएगा, पूरा का पूरा बाढ़ की स्थिति से आ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसरो ने यही चेतावनी दी है कि जो ग्लेशियर है ना, हिमालय के ग्लेशियर, वो अब तेज़ी से पिघल रहे हैं और उनकी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी झीलें बन रही है जिससे बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद में दुनिया में बर्फ और हिम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। थर्ड लार्जेस्ट आइस जो स्टोरेज है ना, वो हमारे हिमालय के अंदर ही है। दोनों पोल के बाद में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद में जो जो पूरी दुनिया है ना, उसमें हिमालय पर ही सबसे ज़्यादा बर्फ़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बर्फ़ है ना, इसकी वजह से 800 मिलियन लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलता है, क्योंकि ये बर्फ़ क्या है धीरे धीरे पूरे साल पिघलती है और इन्हीं बर्फ़ की वजह से जो हमारी नदियां हैं ना, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई या गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सारी नदियां इन्हीं ग्लेशियरों को धीरे धीरे पिघलने से बनती है। और इन नदियों का तो आपको पता ही है कि इन नदियों की वजह से हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या को, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उसे खाने को, पीने को, सिंचाई को, ये सारी चीज़ें इसी पानी की वजह से मिलती है। ठीक है, हिमालय देखिए ये लिखा हुआ भी, हिमालय के पहाड़ों में स्थित गंगोत्री हिमालय इस क्षेत्र में सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है। और गंगोत्री हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। तो ये जो ये ग्लेशियर है ना, इनका पिघल पिघल के और फिर नदियाँ बनती है और उन नदियों की वजह से मैदानी भागों के अंदर जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और बाढ़ आने की इनसे संभावना हो सकती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।